गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं WBC का स्ट्रक्चर ऑफ वाइट ब्लड कार्पसेल्स। वाइट ब्लड कार्पसेल्स, इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। शॉर्टकट में इसको WBC भी कहा जाता है। तो 3 तरह की ब्लड कार्पसेल्स थी, रेड ब्लड कार्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेड ब्लड कार्पसेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ना है हमें व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, ल्यूकोसाइट या WBC। तो सबसे पहले इनका काउंट देखते हैं। अगर RBC से कंपेयर करेंगे तो RBC का 0.1% ही होती है, जो कि बहुत कम है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में RBC 55 लाख होती है, यानी 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में उनका नंबर होता है। मतलब बहुत ही कम है। अगर इसको देखा जाए, अगर 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में, ह्यूमन के ब्लड में अगर WBC का नंबर देखा जाए तो ये बहुत कम होता है। कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा ये होगा 5,000 to 9,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में। ये इनका क्या है? काउंट है। तो जो WBC होती है वो 5,000 से केवल 9,000 होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में। और इसके बाद ये देखा जाए तो ये काफी RBC के कंपेयर में ये बहुत ही कम होती हैं। और दूसरी चीज है, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, जब इनका कभी नंबर बढ़ जाता है, इससे ज्यादा हो जाता है, तो उसको कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अगर इनका नंबर बढ़ जाता है इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर। अगर इनका नंबर बढ़ गया तब इसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अगर इनका नंबर घट जाता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन नंबर। अगर नंबर इनका कम हो जाता है नॉर्मल से तो इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। अब थोड़ा इनका साइज देख लेते हैं। तो जो RBC होती है उनका डायमीटर 8 माइक्रोन तक होता है, लेकिन इनका डायमीटर जो होता है वह 10 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होता है। अब ये 20 माइक्रोन सबसे बड़ी WBC जो है वो मोनोसाइट्स होती है। तो मोनोसाइट्स का डायमीटर 20 माइक्रोन तक होता है, यानी काफी ये बड़ी होती है। नंबर में तो कम होती है लेकिन काफी RBC के कंपेयर में काफी बड़ी होती है। अब थोड़ा सा इसका न्यूक्लियस देखते हैं। तो ये न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन इनका न्यूक्लियस जो होता है वो बाइलोब्ड होता है और एक थिन स्ट्रैंड से आपस में जुड़ा रहता है। तो न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। और न्यूक्लियस जो होता है वह 2, 3, 5 लोब्स में डिवाइड रहता है और थिन स्ट्रैंड से आपस में जुड़ा हुआ होता है। या कभी कभी राउंड भी हो सकता है या S के आकार का हो सकता है। अमीबॉइड्स होती हैं। अमीबॉइड्स का मतलब होता है कि ये जो होता है इनका कोई रेगुलर शेप नहीं होता, ये अमीबा की तरह अपना शेप चेंज करती रहती हैं। तो अमीबॉइड्स होता है। और ये अमीबा की तरह इसमें ये मोटाइल भी होती हैं। सूडोपोडिया से ये कहीं पर भी जा सकती हैं। ये क्या होती हैं? मोटाइल होती हैं। ये मोटाइल होती हैं, कहीं पर भी जा सकती हैं, जस्ट अमीबा लाइक इसमें मूवमेंट होता है। और दूसरा चीज होता है कि कलरलेस होती हैं। कलरलेस इसलिए होती है क्योंकि इसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट या कोई भी पिगमेंट इसमें नहीं पाया जाता। कलरलेस होती है, इसीलिए इसका नाम व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स रख दिया गया है। कोई इनका कलर नहीं होता, रंगहीन होती है। ठीक है। और अब ये देखा जाए इसका लाइफ स्पैन क्या है। इसका लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन अगर देखें तो ये जो 2 to 10 आवर्स ही इनका लाइफ स्पैन होता है।
ये कुछ घंटों तक ही जिंदा रहती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ WBC जो होती है ब्लड कैपिलरीज को पार करके कनेक्टिव टिश्यू में चली जाती है। जब वो कनेक्टिव टिश्यू में चली जाती है तो इस क्रिया को डायपेटेसिस कहा जाता है। डायपेटेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को डायपेटेसिस कहा जाता है। जब कोई WBC पार कर जाती है, अपनी कैपिलरीज पार करके जब वो कनेक्टिव टिश्यू में चली जाती है, उसको डायपेटेसिस कहते हैं। और ये जो डायपेटेसिस की प्रोसेस पार करने को कहते हैं। और जब यहाँ पर आती हैं तो इनका लाइफ स्पेन कुछ बढ़ जाता है, कुछ दिनों का हो जाता है, फ्यू डेज का हो जाता है जब यहाँ पर चली आती है। जैसे बहुत सी है, आप आगे पढ़ोगे बेसोफिल्स के बारे में जब बताएंगे तो, और वहाँ जाकर के फागोसाइटोसिस करती हैं। बहुत सारी सेल्स ऐसी हैं जो यहाँ पर आ जाती हैं और ये क्या करती है, कनेक्टिव टिश्यू में चली जाती है। तो कनेक्टिव टिश्यू में जाने के बाद ये जो हार्मफुल पैथोजन या एंटीजन होते हैं उनको फैगोसाइटोसिस कर लेती हैं और हमें डिजीज से फ्री रखती हैं। तो बाहर जाने की प्रोसेस जो होती है इनकी ब्लड कैपिलरीज, उसको डायपेटेसिस कहा जाता है। अब देखा जाए तो जो WBC होती हैं, WBC बनती कहाँ है? तो ये बोन मैरो में भी बन सकती हैं, रेड बोन मैरो में भी बन सकती हैं, रेड बोन मैरो में भी ये बन सकती हैं। कुछ WBC ऐसी होती है जैसे लिम्फोसाइट हो गया, ये थाइमस ग्लैंड्स में भी बन सकती है, थाइमस में भी बन सकती हैं, स्प्लीन में भी बन सकती हैं, लिम्फ नोड्स में भी बन सकती हैं। तो वैसे ज्यादातर WBC जो होती है वो रेड बोन मैरो में बनती है। अब WBC के साइटोप्लाज्म के बेस पर इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक WBC बनाया और यहाँ पर ग्रेन्यूल्स दिखाया, ऐसे ग्रेन्यूल्स हैं। ये ग्रेन्यूल्स कुछ नहीं, लाइसोसोम ही होते हैं, इसमें एंजाइम्स भरा रहता है। तो अब ये देखिए WBC है, तो अगर इसके यहाँ पर ग्रेन्यूल्स मिलते हैं तब इसको कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। ऐसे WBC को क्या कहते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स। अगर इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्स नहीं होते, ग्रेन्स नहीं पाया जाता, तब इसको कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्स नहीं होता। तो WBC को साइटोप्लाज्म में ग्रेन्स जो मिलते हैं उसके बेस पर इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में। स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में। ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होता है? ये तीन तरह की होती हैं, इनकी तीन कैटेगरी होती है। एक होती है यूज़ोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग यूज़ोफिल के बारे में पढ़ते हैं। यूज़ोफिल का एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लिया कि एक यूज़ोफिल है। अब यूज़ोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वह ऐसे लोब में ऐसे डिवाइड रहता है, ऐसे करके, ऐसे लोब, और ये इसका न्यूक्लियस है। 2 लोब न्यूक्लियस होता है और एक थिन स्ट्रैंड से आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन एक खास बात ये है कि इनके साइटोप्लाज्म में ऐसे बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं और जिनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अब ये जो देखिए, अब यूसनोफिल जो होता है ये पूरे ब्लड, यही है यूसनोफिल ग्रेन्युलोसाइट्स में पहला जो हम लोग पढ़ ले रहे हैं वह है यूसनोफिल्स। अब यूसनोफिल्स जो होते हैं इसके बाइलोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। ये इसके न्यूक्लियस हैं, ये इसके बाइलोब्ड
लोब्ड न्यूक्लियस, और ये थिन स्ट्रैंड है जिससे ये जुड़ा रहता है। और ये क्या है, ये ग्रेन्यूल्स हैं। ग्रेन्यूल्स है, या एक तरह से आप कह सकते हो कि ये लाइसोसोम ही होते हैं, और कुछ नहीं है, सिर्फ ये लाइसोसोम है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो तरह तरह के सब्सटेंस, प्रोटीन या का सिक्रीशन करते रहते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अब इनका नंबर देख ले तो ये पूरे के पूरे WBC का 1 से 6% ही होते हैं। कुछ किताब में 2 से 5 फिर 4 भी मिलता है, तो ऐसे ही सब कुछ नहीं है, सब लगभग में देखा जाता है। तो 1 से 5% ही पूरे WBC का होती है। और ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। इनका काम क्या है, ये एलर्जी में, इम्यूनिटी में और हाइपर सेंसिटिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हमें कभी हेलमिंथिस का इन्फेक्शन हो जाता है, यानी पैरासिटिक वॉर्म्स का इन्फेक्शन हो जाता है, पैरासिटिक अगर वॉर्म्स का इन्फेक्शन होता है तो इनका नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि ये अपने वॉर्म से बचाने के लिए ये कुछ सब्सटेंस रिलीज करती हैं, कुछ प्रोटीन्स रिलीज करती हैं जो वॉर्म्स के ग्रोथ को रोक देता है, तो इसलिए इनका नंबर बढ़ जाता है। तब इस डिजीज को यूसिनोफिल कहते हैं, यूसिनोफिल्स कहा जाता है। जब इनका यूसिनोफिलिया कहते हैं, जब इसका नंबर बढ़ जाता है तब एक डिजीज होती है, उसको कहा जाता है यूसिनोफिलिया। अक्सर आप ये नाम सुने होंगे। यूसिनोफिलिया का इन्फेक्शन, जब हमें पैरासिटिक वॉर्म्स का इन्फेक्शन होता है तो यूसिनोफिलिया यानी इसका काउंट बढ़ जाता है, तब इस डिजीज को यूसिनोफिलिया कहते हैं। और रह गई बात इसको देखने के लिए, क्योंकि ये सेल है, सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए इसको डाई करना पड़ता है, इसको एक कलर देना पड़ता है, और जो डाई इस्तेमाल में लाया जाता है वह है एसिडिक डाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एसिडिक डाई में इयोसिन का इस्तेमाल किया जाता है, इयोसिन का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए एसिडिक डाई का इस्तेमाल करते हैं। एसिडिक डाई में किसका, इयोसिन का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका नाम यूसिनोफिल पड़ गया है। आप देखिए एसिडिक डाई का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका नाम, एक नाम और है, एसिडोफिल्स भी इसको कहा जाता है, एसिडोफिल्स कहते हैं। यूसिनोफिल इयोसिन से स्टैन करते हैं, मतलब एसिडिक डाई इसमें इयोसिन है, उससे इसको स्ट्रेन करते हैं, यानी कलर देते हैं, तब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो इसलिए इसका नाम यूसिनोफिल पड़ा। और इयोसिन कैसी डाई है, एसिडिक डाई है, इसलिए इसको एसिडोफिल्स कहा जाता है। एक चीज और आप याद रखिएगा कि कभी भी जब इसको स्टैन करते हैं ये इयोसिन से, तो इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो पर्पल कलर के या रेड कलर में आ जाते हैं, जिससे इसको पहचानना आसान हो जाता है, और यही इनका काम है। तो थोड़ा सा आप नंबर इनका याद रखिएगा। और ये क्या, इनका काम क्या है, ये एलर्जी, इम्यूनिटी और हाइपर सेंसिटिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नंबर जब बढ़ जाता है तो इस डिजीज को यूसिनोफिलिया कहते हैं। इसका नंबर कब बढ़ता है, जब हमें पैरासिटिक वॉर्म्स यानी हेलमिंथिस का इन्फेक्शन होता है तो इनका नंबर बढ़ जाता है। इसको किस डाई का इस्तेमाल किया जाता है, एसिडिक डाई का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इयोसिन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके ग्रेन्यूल जो होते हैं वो रेड कलर के आ जाते हैं या पर्पल कलर के आ जाते हैं। इस यूसिनोफिल के न्यूक्लियस 2 लोब्स में बटे होते हैं और एक थिन स्ट्रैंड से आपस में जुड़े होते हैं। और इस ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो लाइसोसोम ही है, एक तरह से देखा जाए तो लाइसोसोम्स हैं। इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है,
जो कि एक तरह से हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या, डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। तो ये रहा। और अगर देखा जाए कभी कभी इन्फ्लेमेशन जैसे हो जाता है तो इम्यून रिएक्शन के टाइम में भी ये उस जगह पर काफ़ी देखने को ये मिलते हैं। तो इतनी चीज़ें मेन चीज़ें आप याद रखिए, मेरी इतनी बातों को आप याद रखिए बस। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसोफिल्स, बेसोफिल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स 2 रह गया है, इसको बता दे तो न्यूट्रोफिल्स। अब नेक्स्ट डे इसको पढ़ लिया जाएगा, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू।